पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कुछ खास जगहों पर अधिकतर लोग रह रहते हैं और कुछ ऐसी जगहें हैं दुनिया में जहां पर एक से भी कम लोग रहता है 1 किलोमीटर के अंदर। तो ऐसे कौन से कारण हैं जहां पर कि भारत और चीन जैसे इस इलाके में तो 200 से ज़्यादा लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर, और अलास्का अलास्का और साइबेरिया के इलाके में एक से भी कम लोग। तो इसके कुछ कारण होते हैं और उसे हम कहते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसका मतलब है कि जनसंख्या कहाँ अधिक होगी और कहाँ कम। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि कहाँ जनसंख्या अधिक होगी और कहाँ जनसंख्या कम होगी। इस टॉपिक को एनसीईआरटी में दिया गया है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक अलग हैं और जनसंख्या परिवर्तन के कारक अलग हैं। हम आज पढ़ रहे हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से 3 या 4 भाग में हम बांट देते हैं। पहला है भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक और तीसरा है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक का मतलब है जो आपके पृथ्वी से सीधा जुड़ा हुआ हो, जो आपके पृथ्वी से जुड़ा हुआ हो। भौगोलिक कारक जैसे कि जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता। अब आप बताइए कि दुनिया में जितने भी सभ्यताएं बसी हैं, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े शहर बसे हैं, सब नदी के किनारे बसे हैं। दिल्ली शहर जमुना नदी के किनारे बसा है, कानपुर गंगा के किनारे बसा है, लखनऊ गोमती के किनारे बसा है, पटना गंगा के किनारे बसा है। तो इस तरह से बड़े बड़े, या पेरिस को आप देख लें तो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, लंदन को देख लें आप, लंदन को देख लें आप, तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े शहर जो हैं वो सब जल के किनारे ही बसे हैं, यानी कि नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो जहां पर जल की उपलब्धता ज़्यादा हो, क्योंकि जीवन के लिए जल बहुत ज़रूरी है, तो जहां पर जल की उपलब्धता अधिक होगी वहां जनसंख्या भी अधिक, और जहां की जल की उपलब्धता आसानी से नहीं होगी, यानी कि जैसे कि मरुस्थल, तो मरुस्थल में जल नहीं मिलता है आसानी से, जल की उपलब्धता वहां आसानी से नहीं होती, तो वहां पर जनसंख्या भी कम रहती है। पहला कारण क्या है? जल की उपलब्धता। यदि जल की उपलब्धता अधिक होगी, जल की उपलब्धता आसानी से होगी, तो जनसंख्या ज़्यादा होगी, और जल की उपलब्धता कठिन होगी तो वहाँ पर जनसंख्या भी कम होगी। दूसरा है भू आकृति। भू आकृति का मतलब है कि जमीन की बनावट कैसी है, पृथ्वी की उस जगह पे बनावट कैसी है। यदि मैदानी क्षेत्र है तो भाई वहाँ पे फैक्ट्री लगाना आसान है, वहाँ खेती करना आसान है, वहाँ घर बनाना आसान है, तो जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। अगर भू आकृति है मान लो पहाड़ जैसी, तो पहाड़ का जीवन आपको पता है कितना मुश्किल है, वहाँ बसें नहीं चल सकती, वहाँ ट्रेनें नहीं चल सकती, वहाँ कुछ उगाया नहीं जा सकता सही से। तो वहाँ पे अगर भू आकृति, कहने का मतलब है भू आकृति, अगर पृथ्वी का जो उच्चावच है वो पहाड़ी है, सुगम नहीं है, समतल नहीं है, तो वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाएगी, जैसे पहाड़ों पे जनसंख्या कम पाई जाती है। और यदि मैदान है, बिल्कुल सपाट है, तो वहाँ पे खेती की जा सकती है, वहाँ पे शहर बसाए जा सकते हैं, वहाँ पे लोग रह सकते हैं आसानी से, रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है, सड़क बनाई जा सकती है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। तो भू आकृति भी बहुत मैटर करता है। तीसरा है जलवायु। अब याद करिए कि भारत और चीन में क्यों इतने ज़्यादा लोग रह रहे हैं, भारत में क्यों इतने ज़्यादा लोग रहते हैं? तो भाई यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है, यहाँ सर्दी भी पड़ती है, यहाँ मानसून भी आता है, यहाँ बसंत भी आता है, हर तरह के मौसम आ जाते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो जलवायु, जहाँ की जलवायु होगी अनुकूल, जहाँ की जलवायु अनुकूल होगी वहाँ जनसंख्या अधिक रहेगी। अनुकूल का मतलब है जहाँ जीवन जीने लायक जलवायु अच्छी हो, जहाँ का टेम्परेचर अच्छा हो, जहाँ बारिश पड़ती हो, जहाँ नमी भी हो, जहाँ धूप भी निकले। अब आप जाएंगे अरब के क्षेत्रों में जहाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, तो भाई वहाँ कौन रहेगा? जलवायु जहाँ की कठोर होगी, यानी कि जलवायु जहाँ की कठोर होगी, कठोर जलवायु जहाँ की होगी वहाँ जनसंख्या कम रहेगी। जैसे कि हमारा थार का मरुस्थल, या हमारा, आप देखिए कि हमारा
लद्दाख का जो ठंडा मरुस्थल है, या गोबी का जो मरुस्थल है, या सहारा का जो मरुस्थल है अफ्रीका में, तो आप वहाँ देखेंगे कि कम लोग रहते हैं। अब देखिए इस क्षेत्र में ये सहारा का मरुस्थल है, तो सहारा का मरुस्थल में आप देखिए, ये देखिए एक से भी कम लोग रहते हैं यहाँ के 1 किलोमीटर के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत कठोर है, जीवन बहुत मुश्किल है, तो जलवायु भी मैटर करता है। चौथा है भौगोलिक कारक के अंदर मृदा। मृदा आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कैसे? कि भाई आप अनाज जो उगाओगे वो किसके ऊपर निर्भर करता है? मिट्टी के ऊपर। तो आप देखिए गंगा का जो क्षेत्र है, जो पूरा गंगा का क्षेत्र है जहां से गंगा बहती है, तो आप पाएंगे कि वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एग्जाम्पल लें, 1 मिनट में आपको बना के कोशिश करता हूं कि मैं आपको दिखाऊं। अगर आप देखें तो अगर आप ये अगर आप ये मान लें कि ये भारत का अगर आप इसे मैप माने, तो आप जानते हैं कि ये गंगा का ये गंगा ऐसे बहती है। तो आप देखेंगे कि इसके पूरे किनारे 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 इसका जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सघन आबादी है। हर 1 किलोमीटर के अंदर 1400 लोग, 1500 लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर के अंदर। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि गंगा का जो ये डेल्टा बनता है, गंगा का जो ये मैदान है वो पूरा जलोढ़ मिट्टी का है। यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, तो यहाँ पे खाना आसानी से मिल जाता है लोगों को, तो यहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा है। तो मिट्टी जहाँ की उपजाऊ होगी वहाँ जनसंख्या अधिक, और जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी वहाँ जनसंख्या कम होगा। तो आप ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि जैसे गंगा का मैदान जो है, जो पूरा जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, क्योंकि यहाँ कृषि करना बहुत आसान है। तो जो जलोढ़ मिट्टी और दमोट मिट्टी का जो पूरा क्षेत्र है, वहाँ पे आप देखिए कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, क्योंकि वहाँ पे अनाज उगाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि मिट्टी उपजाऊ होती है। दूसरा कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक का मतलब है जो आपके रोजगार से संबंधित हो, ऐसे कारक जो आपके रोजगार से संबंधित हो, जैसे कि खनिज। अब जो खनिज की प्राप्ति जिस क्षेत्रों में आसानी से हो जाएगी, वहां पर उद्योग अच्छे से लगाए जा सकते हैं। खनिज का खान खोदने के लिए आपको मजदूरों की जरूरत होती है, तो वहां लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तो लोग वहां पे रोजगार की तलाश में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां खनिज है, तो जाहिर सी बात है वहां खनन भी होता होगा, खाने खोदी जाती होंगी, और खाने खोदी जाएंगी तो उनको मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो मजदूर वहां पे रोजगार की तलाश में चले जाते हैं, और इस तरह से वहां की आबादी जो है वो अधिक हो जाती है। तो जनसंख्या की वितरण को क्या प्रभावित करता है? आर्थिक कारक में खनिज भी प्रभावित करता है। तो आप इस तरह से आप जान सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो पूरा जो कोलकाता में जो दुर्गापुर का क्षेत्र है, इसके अलावा जो है भिलाई, बोकारो, ये सब जो पूरे खनिज से जो उद्योग चलते हैं, उनकी वजह से वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसके अलावा आप देखिए कि अफ्रीका का जो कंटंगा है, जाम्बिया का जो तांबा की पट्टी है, उस पर आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा आबादी उसमें रह रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खनिज मिलता है, और खनिज की खाने खोदने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है, और इस वजह से वहाँ पे लोग रोजगार की तलाश में पहुंच जाते हैं। दूसरा है आपका नगरीकरण। जिस क्षेत्र में नगरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन होगा, शहर होंगे, वहाँ लोग अपने आप ही खिंचे चले आते हैं। क्यों चले आते हैं भाई? पहली बात तो यहाँ शिक्षा मिल जाती है, लोगों को अच्छी शिक्षा मिलती है, यहाँ लोगों को चिकित्सा की सुविधा यानी कि अस्पताल अच्छे मिल जाते हैं, यहाँ लोगों को जीवन जीने के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है, परिवहन अच्छे से मिलता है, संचार प्रणाली अच्छे से मिल जाती है। तो जीवन जीने के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, नगरों में सुविधा मिलती है, और जहाँ पे लोगों को सुविधा मिलेगी वहाँ पे लोग ज़्यादा पहुँच जाएंगे और जनसंख्या अधिक हो जाएगी। और नगरीकरण नहीं होगा यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप जानते हैं कि गाँव से लोग निकल के शहर में आते हैं। क्यों? अच्छी शिक्षा की वजह से, अच्छे इलाज के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, रोजगार की तलाश में। तो गांव से लोग नगर की तरफ आ जाते हैं अगर नगरीकरण होता है। नगरीकरण का मतलब है नगर में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि। जैसे कि पहले सिर्फ दिल्ली था, दिल्ली के बाद फिर गाजियाबाद का विस्तार होता है, फिर गुड़गांव, नोएडा, पानीपत, सोनीपत। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इस पूरे एनसीआर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आबादी आ जाती है, रहने लग गई। तो
क्यों क्यों यहाँ पे लोग जमा हो गए, यानी कि जनसंख्या का जो वितरण है, जो जनसंख्या का जो अधिक होने का क्या कारण है यहाँ पर, नगरीकरण। जनसंख्या कहाँ अधिक होगी, तो जहाँ पे नगरीकरण होगा। तीसरी चीज है आर्थिक कारक में औद्योगिकरण। देखिए, जहां औद्योगिकरण का मतलब है ऐसे क्षेत्र जहां पर उद्योगों की मात्रा अधिक होती है। उद्योग जो पेटियां जो होती हैं, जो उद्योग की जो पट्टियां पूरी होती हैं, वो रोजगार को बहुत ज्यादा उपलब्ध कराती है और बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ रोजगार देती है। तो अब देखिए, कहीं पे उद्योग लगता है तो वहां पे मजदूरों की आवश्यकता होती है। जब मजदूर आते हैं तो मजदूरों के पास पैसा आता है, तो फिर वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहते हैं, अच्छा इलाज कराना चाहते हैं यदि बीमार पड़ते हैं। तो फिर ऐसा क्या होता है, फिर उस नगरीय औद्योगिकरण वाले क्षेत्र में फिर टीचर आते हैं, फिर डॉक्टर भी आते हैं, क्योंकि मजदूरों को डॉक्टर की भी जरूरत होती है, टीचर की भी जरूरत होगी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ऐसे ऐसे करते फिर वहां पे जनसंख्या जो है वो बढ़ने लग जाती है अगर औद्योगिकरण होता है। तो क्यों, क्योंकि उद्योग में जो लोग काम कर रहे हैं उनको परिवहन की आवश्यकता होगी, तो ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा। उनको दुकानदार की आवश्यकता होगी, उनको बैंक की जरूरत होगी, तो बैंक कर्मी भी आएंगे, बैंक भी आएंगे वहां पे। उनको डॉक्टर की जरूरत होगी, उनको अध्यापकों की जरूरत होगी। तो इस तरह से कई लोग फिर वहां पे जमा हो जाते हैं और वहां की जो जनसंख्या है वो उनमें वृद्धि पाई जाती है, वो बढ़ जाती है, वो अधिक हो जाती है। अगर आप देखें तो जापान का जो कोबे ओसाका वाला जो प्रदेश है, जापान का जो कोबे ओसाका वाला प्रदेश है, तो वहां पे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। या आप देखिए कि नोएडा वाला क्षेत्र है, तो नोएडा के से लगा हुआ जितना भी क्षेत्र है, ग्रेटर नोएडा का या दिल्ली का या गाजियाबाद का, तो वहां आप देखेंगे बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। या गुड़गांव की तरफ आप देखेंगे तो वहां बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे लोगों को उद्योग मिलते हैं, वहां पे उद्योग है तो उद्योग में रोजगार मिलता है। तो मैंने तीनों ही आपको बताया कि इन तीनों वजह का एक ही कारण है कि इन तीनों जगह पर रोजगार मिलेगा, इसीलिए हम इसे आर्थिक कारण में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो जहां पे खनिज की मात्रा ज्यादा होगी वहां जनसंख्या भी अधिक होगी, जहां नगरीकरण होगा वहां जनसंख्या अधिक होगी, जहां औद्योगिकरण होगा वहां जनसंख्या अधिक होगी। तीसरा है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक को एक साथ हम रखते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक को। इसके अंदर तीन आ जाते हैं। एक आपका होता है धार्मिक। धार्मिक का मतलब ये है कि जहाँ पे लोगों के धार्मिक स्थल होते हैं तो वहाँ लोग ज़्यादा बसना चाहते हैं। उनके मन में ऐसा होता है कि वहाँ बसना ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आप देखें कि वाराणसी का जो क्षेत्र है तो वहाँ पे हिंदू आबादी बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। क्यों, क्योंकि वह एक हिंदू आध्यात्म का स्थल है, तो वहाँ पे हिंदुओं की आबादी आपको ज़्यादा मिलेगी। वहाँ पे सामान, जो पूजा पाठ का सामान होता है उसके दुकान वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे। इस तरह से वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या मक्का मदीना की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। दूसरा है सामाजिक कारक, जो इसमें जो सामाजिक है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक में आपका सामाजिक आ गया। देखिए, जिस समाज के अंदर ज्यादा चोरी की घटना होगी, क्या आप ऐसे गांव में रहना चाहेंगे जहां ज्यादा चोरी होती होगी? नहीं, आप चले जाएंगे उस जगह को छोड़ के, क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ सुविधाजनक नहीं है रहना। यदि उस समाज में उस गाँव में डकैती होती होगी तो क्या आप वहां रहना चाहेंगे? आप नहीं रहना चाहेंगे, आप उस जगह को छोड़ के चले जाएंगे। या मान लीजिए आपके गाँव में, आपके समाज में आपको शोषित किया जा रहा है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आपको वहां से आप छोड़ के चले जाएंगे। इसी तरह से एग्जांपल ये कि अभी कुछ दिनों पहले जब कैराना में मुस्लिम लोगों को परेशान किया गया तो वहां से वो पलायन करके चले गए, तो वहां पे मुसलमानों की संख्या कम हो गई। इसी तरह से आप देखें कि पाकिस्तान में हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है तो हिंदू फिर वहां से भारत आ रहे हैं, तो वहां पे जनसंख्या कम हो जाएगी और भारत में जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो जहाँ का सामाजिक माहौल ठीक होता है, जहाँ का सामाजिक माहौल ठीक होता है, यानी कि वहाँ चोरी चकारी नहीं होती, गुंडाई नहीं होती, दबंग लोग परेशान नहीं करते किसी कमज़ोर व्यक्ति को, तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है। और जहाँ का सामाजिक माहौल खराब होता है वहाँ पे जनसंख्या कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से लोग फिर चले जाएंगे। तीसरा है इसमें सामाजिक सांस्कृतिक कारक में राजनीतिक। मैंने इसको अलग नहीं रखा, इसी में रखा। राजनीतिक कारक का मतलब ये है कि अब देखिए, कोई बॉर्डर वाला इलाका है, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो आप देखते हैं कि वहाँ आए दिन जो है पाकिस्तान जो है इतनी सारी गलतियां करता है, बहुत सारी जो है वहाँ उधर उस दूसरी तरफ से सीज फायर का उल्लंघन कर देता है। तो वहाँ से लोगों को, जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं, उनको हमेशा जान का खतरा होता है, तो वहाँ से वो लोग जो है अपने आप को शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर वाले इलाके पे फिर कोई नहीं रहना चाहता। तो ये एक राजनीतिक मसला है कि बॉर्डर एक राजनीतिक मसला होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि बॉर्डर वाले इलाके में बहुत कम लोग रहते हैं और नॉन बॉर्डर में बहुत लोग रहते हैं। तो मैं राजनीतिक बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। तो आप किसी भी देश का बॉर्डर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो
जनसंख्या है बहुत कम मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे रहना जो है कई बार जान के लिए खतरे का सबब बन जाता है। इस वीडियो में इतना ही। यदि इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं तो आप मुझे बताएं। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन और पूरा आंसर वाला जो PDF है आपको नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। 12वीं क्लास के अन्य छात्रों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।